वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख वाद और प्रमुख जो संविधान संशोधन हुए हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं उनको हम महत्वपूर्ण तथ्यों सहित विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 और 24वां व 25वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्यवाद 1973 और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। मूल अधिकारों में संशोधन, यानी मूल अधिकारों में संशोधन कब कब किया गया और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया और कौन कौन से उच्चतम न्यायालय के निर्णय थे, ये सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 13(2) जो कहता है कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कोई भी विधि बनाकर नहीं कर सकती, इसका वर्णन आर्टिकल 13(2) में किया गया है। और आर्टिकल 368 कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, यानी संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इसका वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह आर्टिकल 368 कहता है, जबकि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती कोई भी विधि बनाकर। उसके बाद देखते हैं प्रमुख वाद आ जाते हैं, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। काफी इंपॉर्टेंट वाद है जो उच्चतम न्यायालय ने 5 अक्टूबर 1971 को निर्णय दिया कि आर्टिकल जो 13(2) है आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता। यानी आर्टिकल 13(2) में जो कानून यानी परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता, क्योंकि 368 तो पूरे संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है, जबकि आर्टिकल 13(2) केवल मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, यही कहा गया है आर्टिकल 13(2) में। अर्थात संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में इसका निर्णय लिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये पहली बार था जब संशोधन अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम उसकी वैधता को चुनौती दी गई। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन सा ऐसा वाद था जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई, तो वह था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। उसके बाद हम देखते हैं कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। ये वाद आ जाता है दूसरे नंबर का कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में जो निर्णय दिया गया था उसी को दोहराया गया, यानी पूर्ववर्ती निर्णय दिया गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में, उसको ही दोहराया और कहा गया कि मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है क्योंकि 13(2) आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता। यही निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में। उसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पूर्व में दिए गए निर्णय थे उनको ही उलट दिया गया। ये पहली बार हुआ था जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मूल अधिकारों में कटौती से संबंधित निर्णय दिए गए थे उनको उलट दिया गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू होता है। यह कहा गया था कि किसमें कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 13(2) 368 पर भी लागू होता है और संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती किसी भी संविधान संशोधन द्वारा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। कब दिया गया था, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के संबंध में। इसमें कहा गया है कि जो पूर्व में मूल अधिकारों में संविधान संशोधनों द्वारा कटौती की गई है वो तो यथावत रहेंगी, लेकिन जो भविष्य में कटौती की जाएंगी वो नहीं की जा सकती भविष्य में किसी भी संविधान संशोधन द्वारा।
भविष्य में मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन पूर्व में की गई है वो तो रहेंगी। ये निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। उसके बाद देखते हैं कि 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 को होता है, जिसमें आर्टिकल 13(4) और आर्टिकल 368 फर्स्ट जोड़ दिए गए। संविधान में 13(4) और 368 एक कब जोड़े गए? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। आर्टिकल 13(4) के बारे में हम बात करें तो इस अनुच्छेद में कहा गया कि जो 13(4) 13(2) की बातें हैं, यानी आर्टिकल 13 की जो बातें हैं वो 368 पर लागू नहीं होंगी, यानी किसी भी संशोधन होता है 368 के तहत तो उस पर लागू नहीं होंगी इस अनुच्छेद की कोई बातें, यानी 13 के बातें। और प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, न कि 368 पर। यह 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन आता है 1971 में ही, जिसमें आर्टिकल 31C को जोड़ दिया गया। 31C क्या है? इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 39 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिस आर्टिकल 39B और C इनको हम नीति निर्देशक तत्वों के जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें विस्तार पूर्वक इसके संबंध में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 39B और C के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसद कोई अधिनियम पारित करती है और उसमें मूल अधिकारों में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन होता है तो यह आधार अवैधानिक नहीं होगा, इसको कानून माना जाएगा। यानी आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है और उद्देश्य किसकी पूर्ति होती है? आर्टिकल 39 की, बी और सी की, और संसद द्वारा कोई अधिनियम पारित किया जाता है तो ये असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, अवैधानिक नहीं माना जाएगा ये कानून। इसकी परिभाषा दी गई, इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 25 में 1971 में, यानी संविधान संशोधन 25 में 1971 में आर्टिकल 31C जोड़ दिया गया और कहा गया कि इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि आपके आर्टिकल मूल अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है और उद्देश्य की पूर्ति होती है आर्टिकल 39 और बी और सी की, तो आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया। उसके बाद देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है 1973 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय में संविधान संशोधन 24 व 25 जो 1971 में हुए 24 व 25 को चुनौती दी गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में वाद हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट रहा था और काफी चर्चित रहा था ये वाद, जिसमें जो संविधान संशोधन हुए थे 24 व 25 उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका करते थे केशवानंद भारती। उच्चतम न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो 13 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनके पीठ का गठन किया गया, जिसमें एक निर्णय लिया गया 7:6 से, यानी 7 न्यायाधीश एक तरफ थे और 6 न्यायाधीशों का निर्णय एक तरफ था, और जिसमें कहा गया कि संविधान संशोधन है 24 और 25 को इसमें वैधानिक मान लिया गया क्योंकि वो सही है और संविधान में वैधानिक मान लिया गया, कानून मान लिया गया, विधान मान लिया गया। उसको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्याख्या की कि संविधान के बुनियादी ढांचे में यदि किसी भी संशोधन द्वारा छेड़छाड़ की जाती है तो वो असंवैधानिक होगा। यानी इस बुनियादी ढांचा है जो संविधान का, उसमें छेड़छाड़ की जाती है किसी भी संविधान संशोधन द्वारा तो वो असंवैधानिक होगा। ये निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय द्वारा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें आर्टिकल 31 जो सी है उसका विस्तार कर दिया गया। 31C का विस्तार कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और जोड़ा कब गया था? 25वां संविधान संशोधन 1971 में।
जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संसद द्वारा जो बनाए गए कानून विधियां हैं उसमें आर्टिकल 14, 19 और 31 इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा, यानी असंवैधानिक नहीं होगा। ये निर्णय दिया गया था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और ये प्रावधान भी किया गया कि 42वां जो संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था, उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। इसको ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है उसके दौरान मूल अधिकार हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनके तहत जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं किया जा सकता, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। और सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। उसके बाद एक वाद आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980, जिसमें आर्टिकल जो 31C था उसके विस्तार को चुनौती दी गई। विस्तार को चुनौती कब दी गई थी? 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। और इसके विस्तार को क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक माना, क्योंकि जो इनका विस्तार किया गया है वो असंवैधानिक है। नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकारों में कोई विरोधाभास होता है तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाए, ये निर्णय लिया था ये सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि विरोधाभास होता है यदि नीति निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों में, तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाए। कहा कि दोनों ही मानव कल्याणकारी कानून है या विधियां, यानी नीति निर्देशक तत्व भी और मूल अधिकार भी दोनों ही मानव कल्याणकारी विधियां माना। किसने माना? उच्चतम न्यायालय ने। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर किया है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर सीधे सीधे मूल अधिकारों से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, वहां से नहीं उठाता है। प्रमुख वादों, प्रमुख संविधान संशोधनों और कौन कौन से इनमें आर्टिकल्स जोड़े गए, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यही हमने कवर किया है इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए हम आशा करते हैं कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो हमारी वीडियो रहेंगी वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएंगे। यदि वीडियो हमारी पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए।